बेशक पिछले फ्राइडे हम लोग वो नहीं कर पाए जो हमने 11th करना था, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम लोग अपनी प्रिपरेशन को रोके, ठीक है। हम कंटिन्यूस रखेंगे, राइट, क्योंकि जो बच्चे नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं उनको नहीं रुकना है ना। मैं बीमार थी, तुम बीमार भी थे ना, तुमको करना है, राइट, उसको रुकना नहीं है, राइट। इस वीक का हम प्लान बना लें, इस वीक प्लान। देखो जो साथ साथ कर लेगा ना उसका नीट हो जाएगा, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज बी सिंसियर फॉर दिस, इसके लिए सिंसियरिटी रखना है ना। तो देखो दिस वीक के प्लान की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा चैप्टर आप लोगों का चल रहा है? मैम +2 का। क्लास 1 का बनाते हैं ना हम। अच्छा यस मैम। कौन सा चल रहा है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन प्लांट्स। रेस्पिरेशन। फ्राइडे तो हुआ ही नहीं है, हाँ, तो रेस्पिरेशन का चल रहा था, राइट। तो आपको ग्लाइकोलाइसिस मैंने फ्राइडे थर्सडे को दिया था पिछली बार, है ना। चलो मैं उम्मीद करती हूँ आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो आज पढ़ लेना, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम करेंगे फर्मेंटेशन, उसके बाद नेक्स्ट होगी वेंसडे के लिए है क्रैब साइकिल, ठीक है। थर्सडे को क्या है? पी वाई क्यूज, अच्छा पी वाई क्यूज, पी वाई क्यूज, पी वाई क्यूज सेंटेन को, ठीक है। जो ये मैम। देखो हम सारे तो कर नहीं पाएंगे, हमें भी पता है 1 घंटे में इतने तो होते नहीं। व्हाट विल डू इज मैं तुमको ग्रुप में पी वाई क्यू भेजूंगी, तुम वो लगाना, ठीक है। जब हम क्लास में आएंगे आई विल आस्क यू तुमको किस किस में डाउट है, पहले हम वो पी वाई क्यू करेंगे जिसमें तुम्हें डाउट होगा, उसके बाद बाकी के पी वाई क्यू करेंगे, ठीक है। जो मैम। तो देखो आई नो ग्लाइकोलिसिस जिसने पढ़ा उसने पीवाई क्यू लगाए होंगे, लगाने भी चाहिए, फर्मेंटेशन पढ़ने के बाद लगाना, लेकिन बाई चांस किसी दिन बच जाता है, like, इस दिन मैं नहीं क्रैब साइकिल के साथ ज्यादा पीवाई क्यू लगा पाई, तो मैंने थर्सडे इसीलिए रखा है कि मैं सारे पीवाई क्यू लगाऊं, और अगर कोई टॉपिक है, ये जितने मैंने टॉपिक पढ़े इनको मैं रिवाइज करूँ, ठीक है। ये रिवीजन है, क्योंकि ये टॉपिक की जो टर्म्स है वो डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हमें प्रेशराइज नहीं करना, हमने कहा था ना 11th का एक दिन में एक टॉपिक पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हम अभी भी वही करेंगे, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ठीक है, हम अभी भी वही करेंगे, लेकिन तुम सोचो कि अगर ऐसे चलते रहे तो आराम से हमारा प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगा ना, मैम। है ना। फोटोसिंथेसिस हमारा कितने हद तक हो गया, तो उसी तरीके से हमारा ये भी हो जाएगा, पर तुम साथ साथ पढ़ते रहना, ओके। यो मैम। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया दिस वीक प्लान, यो मैम। और सिर्फ स्क्रीनशॉट मत लेके रखा करो। मैं जब भी वाइवा के लिए कॉल करती हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स रखे होते हैं, स्क्रीनशॉट तो इधर उधर हो जाएंगे, मेरे पता नहीं कितने स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं। लिखो अपने हाथों से, जब तक लिखोगे नहीं वो सीरियस नहीं रहेगा। तो इस प्लान को बनाओ, अपने सामने लिख रख दो, चिपका दो कहीं, या जिस भी कॉपी में लगाते हो, जहाँ सबका अपना अपना होता है ना, कहीं लगो जहाँ पे तुम्हें देखने को मिले कि यार ये मेरा काम है, ये मुझे करना है, ओके। अपने मार्क्स आपने अपने वीकली अभी संडे टेस्ट के मार्क्स नोट कर लिए? संडे टेस्ट के मार्क्स के लिए आयुषी मैम भेजते हैं ना ग्रुप में। बेटा जिन्होंने नहीं करे हैं, तो अगर नीट प्रिपेयर करना चाहते हो अभी भी, तुम्हें कोई भी मेडिकल कॉलेज जाना है गवर्नमेंट में जहाँ की फीस कम हो और तुम्हारी प्लेसमेंट अच्छी हो। फीस कम होगी तो तुम्हारे पेरेंट्स पे प्रेशर कम होगा, और प्लेसमेंट अच्छी होगी तो तुम्हारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। अगर किसी को इतना कंसर्न है अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, तो प्लीज अपने संडे टेस्ट के मार्क्स सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट की कॉपी पे लिखो। बायोलॉजी के मार्क्स वहां लिखो कि कितने नेगेटिव गए थे, कितने पॉजिटिव गए थे, कितने मार्क्स का पेपर था, तुम्हारे कितने आए हैं, ताकि तुमको पता चले तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है। जिसने पीछे नहीं किया कोई बात नहीं, अब से कर लो, ठीक है। मार्क्स नोट डाउन करो, समझ आई? यो क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता ना हम गलत क्या कर रहे हैं, हम कभी उसको ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, समझ आया? चलो, तो हमारा चैप्टर चल रहा है वही ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही इंटरेक्शंस, इसी को करने की हम कोशिश करेंगे, राइट। तो आई नो इसके साथ अगर मैंने बीच में क्वेश्चन कराया तो फिर टॉपिक और खिंच जाएगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी रिव्यू कर रहे हैं, है ना। तो एनसीईआरटी रिव्यू के साथ सीधे क्वेश्चन लगाने तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतना लंबा लेक्चर जा नहीं पाता। सो हम वही कंटिन्यू करेंगे कि हम पहले एनसीईआरटी के साथ साथ अपना टॉपिक खत्म करेंगे, फिर जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस लगाएंगे हमारी एक्स्ट्रा वाली क्लास में, ओके। क्योंकि अगर मैंने तुम्हें सिर्फ थ्योरी पढ़ाई एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई तो तुम फंसोगे, तो हम एनसीईआरटी वाली के साथ ही टॉपिक करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक यही है इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शंस को हम पढ़ेंगे,
और एनसीईआरटी के थ्रू उसको रिवाइज करते रहेंगे। क्लियर? यो मैम। मेरे को क्विक कोई बाहर रह गया क्या? नहीं ना? गुड इवनिंग भूमिका, गुड इवनिंग गुंजन, श्वेता, प्रीति, शगुन, आशा, नैन्सी, तान्या, नवप्रीत, प्रिया। चलो एक बार मेरे को क्विकली रिवाइज कराओ कि हम पहुंचे कहाँ कहाँ थे। अभी तक तुमको क्या समझ आ रहा है कि कॉलेज स्टार्ट ही हुई है? बोलो, कोई भी बताओ अभी तक क्या समझ आ रहा है। जनरल बताओ, मैं ऐसे नहीं पूछ रही सब्जेक्टिव वाइज, तुम एज ए पर्सन बताओ, एज ए ह्यूमन बीइंग, है ना। सब्जेक्ट सब्जेक्ट का होता है। अब तुम्हें एज ए स्टूडेंट समझ क्या मतलब चल क्या रहा है, बताओ। मैम ये ऑर्गेनिज्म पर इन्वायरमेंट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? ऑर्गेनिज्म के ऊपर इन्वायरमेंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है, ओके। तो इसको ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का थोड़ा इंटरेक्शन समझ आ रहा है। और बोलो। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट में रहने के लिए? हाँ, कि हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर मेरे को अफेक्ट कर सकते हैं। हाँ, और कुछ कोई नई चीज जो तुमने सीखी हो इस चैप्टर को पढ़ते हुए? मैम तो डिफरेंट के बारे में। एक सेकंड, पहले क्या बोला मुझे तुमने? मैम डिफरेंट एरियाज के बारे में, टेम्परेचर, वहाँ की कंडीशंस। डिफरेंट एरिया के ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ की कैसे है, उसके रिस्पेक्ट में कैसे मौसम बदलते हैं, ठीक। दूसरा, सेकंड कोई बोला था पीछे से? मैम और वेरिएशंस कैसे आती हैं? वेरिएशंस कैसे आती है मौसम में, ओके। दूसरा, वो कोई पीछे बोला था तुम्हारे, कौन बोल रही थी? बोलो बेटा, किसी को समझ आया बस कुछ? मैम बोल दिए, ये बोलना था। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से कहाँ है, क्या कुछ नया सीखा किसी ने? हम्म कि सिर्फ चैप्टर चल रहा है बायो का और हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है, या किसी कुछ सोचना है, किसी का दिमाग में कुछ नया आया? एनीवन? नहीं? well I hope 2-3 लेक्चर के बाद I'll ask you again and let's see आपको और सोचने को मिले, ठीक है। सोचना। और हाँ बोलो, बोल बोल। मेरे को ना आवाज नहीं आई तेरी बेटा, क्या बोला? एक सेकेंड, एग्जिट हो गया मेरा, मिनट, एक मिनट, मेरा ये स्क्रीन एग्जिट हो गया। हाँ प्रिया, एक सेकेंड, मेरे ना ये एग्जिट हो गया, पता नहीं चला, मुझे दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। हाँ प्रिया बोलो, क्या बोल रहे थे? पूछा क्या था आपने? कि अभी तक पढ़ते हुए कॉलेज कुछ ऐसा है जो तुमको नया सा पता चला है कि यार ऐसे तो मैंने सोचा नहीं था, कोई टॉपिक कोई चीज, कि बस चैप्टर चल रहा है हम पढ़ रहे हैं, कुछ नया दिमाग में आया? जैसे कभी कभार हम मूवी देखते हैं, हम जाते हैं मूवी देखते हैं, मूवी की स्टोरी सुनते हैं इंटरेस्ट से, वापस आ जाते हैं एंजॉय करके। लेकिन कभी कभार हम मूवी देखते हैं और वो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है ना, कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। कभी 3 इडियट्स देखी है तो वो सोचने पे मजबूर करती है कि ऐसा भी होता है। तो वैसा किसी को अभी तक हुआ इको में या नहीं? नहीं हुआ तो कोई ना, 2-3 लेक्चर के बाद दोबारा पूछो। यो मैम। कोई 2-3 लेक्चर के बाद दोबारा ट्राई करेंगे। ये सोचना इसके बारे में ना, इको जितने सोचोगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तभी निकलेंगे, नहीं तो जितने मर्जी पीवाईक्यू लगाओ नहीं निकल पाते क्वेश्चन, ठीक है। तो सोचते रहना। चले, तो हमने यही पढ़ा था सबसे पहले, हमने इको इकोलॉजी के अंदर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है, बेसिक यो साइंटिस्ट के मैम। नाम पढ़े। फिर हम लोग इकोलॉजी में थोड़ा आगे गए और हम लोगों ने पढ़ा कि भाई यहाँ पे हमें ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन लेवल पे बात करनी है, मेनली हम पॉपुलेशन पे फोकस करेंगे, तो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के लेवल पे हम लोग बात करेंगे। फिर हमने कहा आगे बढ़ने से पहले चलो समझ लेते हैं कि अर्थ पे कैसे कैसे जो मौसम है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सीजन्स एंड बायोम्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो हम थोड़ा सा चले गए ज्योग्राफी की तरफ, जहाँ पे हमने इक्वेटर एंड पोल का कॉन्सेप्ट समझा, जहाँ पे हमने प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट समझा। प्रेसिपिटेशन मतलब
मैम जिसमें रेंज होती है वो मैम भी आपके बायोडाइवर्सिटी हाँ, इंफॉर्मेशन यस रेज और हैंड का कल्चर खत्म कर लिया हमने। कर लो भाई, आंसर देते थे हम। हाँ रही है। मैम जो चीज आसमान से गिरी। हाँ, जो चीज आसमान से गिरी है, लेकिन अगर शिल्पी आसमान से गिर रही है तो क्या वो प्रेसिपिटेशन है? नो नो मैम। मैम नहीं है। हाँ, गुड। ठीक है, फिर हम लोग गए अच्छे से हम लोगों ने फिर पढ़े। हमने पता चला हमें कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स है, एक है लिविंग बायोटिक और एक है नॉन लिविंग। हमने नॉन लिविंग पे फोकस किया और वो सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स हमने पढ़े। पहला था टेम्परेचर दूसरा, वाटर तीसरा मोहित। लाइट लाइट लाइट। तुम सारे मोहित हो? लाइट हाँ मोहित। मैम ने ये बोला था कि हैंड रेस करके बताना है। हाँ वही पूछ रही हूँ मैं, बता। फोर्थ, मैम सोइंग। टेम्परेचर वाटर लाइट एंड सॉइल। हाँ है ना, ये हमने पढ़ लिए। आज हम जो पढ़ने की, अच्छा उसके बाद हम लोगों ने फिर ये देखा विशाल, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते हैं। तो कैसे अडेप्ट करते हैं? अडेप्ट करने की वजह से हमने ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में बता दिया है ना। एक को हमने कहा यार, एक होते हैं कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं रिया? कोल्ड ब्लडेड, पॉक्यूथा, कोल्ड ब्लडेड। हाँ, और रेगुलेटर्स? वार्म ब्लडेड। और पार्शियल रेगुलेटर्स? मैम वो इनिशियली कन्फर्मर्स होते हैं लेकिन बाद में वो रेगुलेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। शाबाश, वेरी गुड, राइट। हमने ये पढ़ लिया। आज हम पता है क्या पढ़ेंगे? अब हम इस चैप्टर में लास्ट वाले पार्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। बीच के कुछ टॉपिक अभी छोड़े हमने, हाथ नीचे कर लो। अब हम इसमें लास्ट में जा रहे हैं। तो मैंने तुम्हें बोला था इकोलॉजी जंप करके चलेगी। हम ये पढ़ेंगे, फिर वो चीज जहां से लिंक होती है हम उसकी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं, टॉपिक सारे कवर होंगे। आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी हो सकता है वो सेम स्पीशी भी हो सकती है ना, वो डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकती है। पर हम जनरली डिफरेंट स्पीशीज की बात करते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करता है, इसको भी तो इकोलॉजी कहते हैं ना। यो मैम मैम और हमने कहा था जो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो इसको टुगेदर हम इकोलॉजी कहते हैं, राइट। यही था ना हमारा डेफिनेशन। यो मैम तो देखो, इन्वायरमेंट वाला तो हमने पढ़ लिया, कॉन्फॉर्मर रेगुलेटर वाला कॉन्सेप्ट भी तो हमारा हो गया। आज हम समझेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो ये वाला पार्ट पढ़ेंगे आज, ठीक यो मैम है। देखो नाउ, इधर आते हैं, यहाँ से स्टार्ट। ये एक्चुअली इसमें पूरी एनसीईआरटी है ना इसलिए। सो पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है। ध्यान से सुनना, कॉपी पेन निकाल लो, बुक है ना सबके पास? यो मैम देखो, जब एनसीईआरटी रीड करते हैं ना तो थोड़ा लंबा चला जाता है चैप्टर, लेकिन हिम्मत बनाए रखना है। जब ये खत्म होगा ना कॉलेज, तुमको सब आता होगा, बस ये याद रखना। देखो, कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट? तुमको ऐसा लगता है धरती पे कोई जगह है जहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म रहता है, सिंगल? ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है। क्यों? एक की जो रिक्वायरमेंट है वो दूसरे से पूरी होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मिट्टी, तो जब एनिमल वहां पे फीसिस डिपॉजिट करते हैं तो वो फीसिस ही मिट्टी को कैसे बनाते हैं? फर्टाइल बनाते हैं, है ना। तो मिट्टी के लिए उस एनिमल का वहां होना जरूरी है। मिट्टी फर्टाइल होगी तभी वहां माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, राइट। तो माइक्रोब्स चाहते हैं ना एनिमल वहां पर रहे। तो एक दूसरे पे जरूर डिपेंडेंट होते ही हैं। प्लांट एनिमल पे, एनिमल प्लांट पे, प्लांट प्लांट पे, एनिमल एलिमेंट पे, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो हमें क्या पढ़ना है? हमें ये पढ़ना है दैट फॉर मेनी एनी स्पीशी द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीशी ऑन विच इट कैन फीड। हर स्पीशी की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि दूसरी स्पीशीज हो जिसको वो खा सके, राइट। सिर्फ ये प्लांट्स है जिनकी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि प्लांट को क्या चाहिए, सनलाइट है, वो खाना खुद बना लेंगे। बाकी हर एक स्पीशी खाने के लिए तो डिपेंडेंट है ना एक दूसरे पे, यो राइट। मैम राइट, देखो, इवन अ प्लांट स्पीशी विच मेक इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन। बेशक उसको खाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको माइक्रोब चाहिए ना नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, राइट। और मिट्टी भी तो बनेगी कैसे? पत्थरों के टूटने से, तो वो भी तो इन्हीं की मदद से बनी ना। तो एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। क्लियर है? यो मैम इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटरस्पेसिफिक मतलब बिटवीन डिफरेंट, डिफरेंट हाँ, डिफरेंट होगा टू डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, वो कितनी भी डिफरेंट हो सकती है। इंटर मतलब जैसे दो अलग लोगों के बीच में। अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। तो पहली चीज तो ये लिखो, ये लग रहा है ना इंपॉर्टेंट, नहीं, ये डेफिनेशन आ सकती है, ओके। तो इसको मैम अंडरलाइन करो, हाँ।
हमने पॉपुलेशन वाला जो स्टार्टिंग का है वो कर लिया है क्या? नहीं बेटा, मैंने कहा ना अभी वो वाले पार्ट से हम इंटरेक्शन पे आएंगे अभी। ओके, ओके। इस लाइन को अंडरलाइन करो, इससे क्वेश्चन बन सकता है, या आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, और वो आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं, या फिर रिजर्वेशन रीजन डाल सकते हैं, या कौन सी स्टेटमेंट सही है। नाउ एक स्पीशी दूसरी स्पीशी से इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है, तो मैंने इंटरेक्ट किया, लेट्स से विशाल नाम से कौन है, तमन्ना, मनीषा, यस मैम। तमन्ना, तो मैं और तमन्ना इंटरेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अच्छा कोई और स्पीशी ले लेते हैं, लेट्स से अभी जनरल समझते हैं, मैं और तमन्ना इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, हम दोनों के बात करने से, जैसे आज हम फ्री बैठे, मैंने तमन्ना ने बातें मारी है ना, बातें करते हो तुम भी स्कूल में, तो हम दोनों की बातों करने से क्या हो सकता है, हम दोनों को फायदा हो सकता है। ठीक है, हम लोगों ने कुछ अच्छा सा टॉपिक डिस्कस कर लिया, कुछ इंटरेस्टिंग बात डिस्कस कर ली कि G20 चल रहा है इंडिया में, या फिर पॉवर्टी किस तरीके से चल रही है, उसकी नॉलेज भी बढ़ी, मेरी नॉलेज भी बढ़ी, हम दोनों को फायदा। दूसरी तरह की बात हो सकती है कि हम दोनों ने बात करी, मेरी नॉलेज बढ़ी, उसको नुकसान हो गया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चुगलियां करने के लिए बैठे, तो बंदे ने मुझे बहुत सारी चुगलियां बताई, ठीक है, मेरी नॉलेज तो बढ़ गई, मेरे को पता चल गया हाँ इसकी लड़ाई इससे चल रही है, मेरे को तो फायदा हो गया। तो बंदे को क्या फायदा हुआ, उसको तो ऑलरेडी पता था ना, उसका तो नुकसान हो गया, टाइम वेस्ट हो गया ना उसका, वो उस नुकसान हो गया। तीसरी होती है न्यूट्रल, हम दोनों ने एक दूसरे से बात करी, मेरे को प्रॉफिट हो गया उस बात का, लेकिन तमन्ना को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके पास एक्स्ट्रा पेंसिल थी, मैंने उससे ले ली, मेरे को पेंसिल मिल गई, मेरा फायदा। तमन्ना के पास एक्स्ट्रा थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, तो इंटरेक्शन कैसे है मैंने तुम्हें बताई, मैं तुमको वो सिंपल सी बताई, ध्यान से सुनना, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, फिक्स है, 4 मार्क का। तो कैसे कैसे इंटरेक्शन होगी कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म होगा ना, ये रहा ऑर्गेनिज्म ए, ठीक है, और ये मेरा ऑर्गेनिज्म बी, दो के बीच में इंटरेक्शन है, तो एक को फायदा हो रहा है तो मैं कहूंगी पॉजिटिव, एक को नुकसान हो रहा है तो मैं कहूंगी नेगेटिव, एक को कुछ नहीं हो रहा है तो दैट इज जीरो, न्यूट्रल। ठीक है, सो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल के सिग्नल ये होते हैं। अब एक को फायदा हो रहा है, हो सकता है बी को भी फायदा हो सकता है बी को भी नुकसान हो सकता है बी को कोई फर्क ना पड़े, जनरली एक को कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल का मतलब समझ आया। यो मैम। तो कुछ मत करो, इस लाइन को छोड़ सकते हैं, आगे चलते हैं। अब ये ग्राफ आपको सीधा लेबल होने के लिए आ सकता है मिसिंग इंटरेक्शंस के साथ, इनकी डेफिनेशन आ सकती है, इससे क्वेश्चन आएगा आपके स्कूल में, कंपैरिजन आएगा। तो देखो ये रही स्पीशी ए, ये रही स्पीशी बी, और ये है ना उनका इंटरेक्शन का नाम, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे खोलते जाएंगे। आगे आते हैं हम लोग, सबसे पहले हमने जो इंटरेक्शन पढ़नी है यहाँ पर वो है प्रिडेशन, तो प्रिडेशन ही देखते हैं। प्रिडेशन का मतलब क्या होता है, जनरली बता सकते हैं, व्हाट इज प्रिडेशन, कोई भी बच्चा। दैट्स इम्पॉसिबल, प्रिडेशन ना बताओ, मैं मान नहीं सकती, इतनी डिस्कवरी सबने देखी। व्हाट इज प्रिडेशन, प्रीडेटर क्या होता है, मैम जो भविष्यवाणी करते हैं। प्रिडिक्टर होता है वो, मैम जो शिकार करे वो होता है प्रीडेटर। हाँ जो शिकार करे वो होता है प्रीडेटर। ठीक है, तो प्रीडेटर होगा जो शिकार करेगा। ठीक है, तो प्रीडेटर जो हंट करेगा, हु हंट्स, शेर हंट करता है, यस यो मैम। प्रे क्या होता है, मैम जिसका शिकार हो रहा हो। यस, फूड फॉर प्रीडेटर, प्रीडेटर जिसको खाता है वो फूड प्रे है। गाय क्या खाती है, घास। गाय खा रही है, उसको क्या बोलूं, प्रीडेटर या प्रे, प्रेडेटर। वो घास को प्रीडेटर। खा रही है तो घास क्या हुई, प्रे। प्रेडेटर। बेटा जिसको खा रहे हैं वो प्रे है, जो उसको खा रहा है वो प्रीडेटर है, तो घास प्रे हुई, समझे। यो मैम। प्रे से कभी मत समझ लेना कि सिर्फ जानवरों पे, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो गए, गाय जो तुम भी प्रीडेटर हो, तुम भी कुछ खा रहे हो, तो दूसरी चीज खा रहे हो, वो भी तो प्रे है तुम्हारा। ठीक है, तो देखो एक ऑर्गेनिज्म को जिसने खाना खाया उसको फायदा हुआ, तो मैंने उसको कहा प्रॉफिट, और जो खाना बना उसका तो नुकसान हुआ ना, दैट वुड बी नेगेटिव। तो प्रिडेशन कैसी इंटरेक्शन है, एक को फायदा होगा, कॉमा लगाओ, दूसरे को नुकसान होगा, तो हम इंटरेक्शन को ऐसे लिखते हैं, समझ आई। आ जाओ आगे चलते हैं। अब देखो ये लाइन से नीट में क्वेश्चन आ रखा है,
both the ये तो तुमको थोड़ी देर में समझ आएगा इससे भी. What will happen if all the energy fixed by the order of organism in if the community has no animal to eat the plant? ये कह रहे हैं कि जो सूरज से एनर्जी लेके प्लांट्स खाना बनाते हैं, अगर ये सारी एनर्जी प्लांट के पास ही रह जाए, आगे ट्रॉफिक लेवल पे जा ही ना पाए. आपको इतना तो पता है ना, प्लांट को एक हर्बीवोर खाता है, हर्बीवोर को एक कार्निवोर खाता है, कार्निवोर को एक टॉप कार्निवोर खाता है. सुना होगा 10th में. यो मैम. ऐसी चेन को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन. तो सोचो, अगर प्लांट ने जो खाना बनाया उसको कोई खाए ना, तो एनर्जी वही रहेगी, तो फूड चेन तो नहीं चल पाएगी ना. Yo-yo, ma'am. तो प्रिडेशन के ये क्या कह रहे हैं? प्रिडेशन का मतलब यही है कि एक प्रिडेटर ने प्रे को खाया. प्रिडेशन इज व्हाट? ईटिंग ऑफ प्रे बाय प्रिडेटर. लिख लो इसको, ईटिंग ऑफ प्रे बाय प्रिडेटर. अब एनसीईआरटी बड़े चालाकी से यहाँ लिखती है कि इसके प्रॉफिट्स क्या है. ठीक है, एडवांटेजेस बता रही है वो आपको इसके. ठीक है, या इसके प्रोस क्या है, कि इससे फायदा क्या है, क्यों नेचर ने प्रिडेशन बनाई है, क्यों शेर जाके ब्रूटली उसको खा रहा है हिरन को. क्योंकि अगर शेर हिरन को खाना बंद कर दे, हिरन ही हिरन हो जाएंगी दुनिया में. इस वजह से वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करा. तो देखो वो कह रहा है पहला रीजन है कि अगर प्रिडेशन ना होती तो एनर्जी ना प्लांट के पास ही रह जाती, कभी दुनिया में फैल ही नहीं पाती. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज, ध्यान से देखना इसे और अंडरलाइन करना, predation as nature's way of transferring energy to higher trophic level fixed by plant. तो प्लांट्स ने जो एनर्जी फिक्स करी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो हायर ट्रॉफिक लेवल पे जा पाए. प्रिडेशन का सबसे पहला काम होता है ये. समझ आया? When we think of predator and prey, हमारे दिमाग में जनरली एक शेर और डियर ही आते हैं, राइट. बट स्पैरो ईटिंग अ सीड, स्पैरो सीड खा रही है, वो भी प्रिडेशन ही है, राइट. अगर हम कह रहे हैं कि गाय घास खा रही है, वो भी प्रिडेशन है. ये बात क्लियर है? Yo-yo, ma'am. अब ये एक लाइन है जो थोड़ी सी फनी सी है, आप देख सकते हो. ऑल्दो एनिमल ईटिंग प्लांट्स आर कैटेगराइज सेपरेटली एज हर्बीवोर. हम ये कहते हैं ना कि जो प्लांट्स खाते हैं हम उनको हर्बीवोर कहते हैं. लेकिन इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर मैं इकोलॉजिकल सेंटेंस में पूछूं, तो अगर वहां लिखा हो इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो वो भी तो प्रिडेशन ही हुआ. अगर मैंने आज सब्जी खाई तो मैंने भी तो प्रिडेशन किया, प्लांट खाया ना मैंने, वही तो प्रिडेशन. Yo-yo, ma'am. जनरल बात बोली. अब देखो, इन्होंने कहा बिसाइड एक्टिंग एज कॉन्ड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर. कॉन्ड्यूट मतलब एक तरह से पैसेज, और कह लो पाथ. पाथ कह लो, पाथ विल बी द वर्ड. तो पहला प्रॉफिट तो ये था प्रिडेशन का, कि वो एक पाथ है जिसके थ्रू एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाती है. दूसरा प्रॉफिट क्या है प्रिडेशन का? प्रिडेशन कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. तो दे को काट के लिखो प्रिडेशन. मैम हम्म मेरी क्लास कट हो गई थी, आप थोड़ा सा रिपीट कर दोगे? बेटा हम प्रिडेशन पढ़ रहे हैं, तो हम प्रिडेशन के प्रॉफिट पढ़ रहे हैं. पहला हमने प्रिडेशन का प्रॉफिट पढ़ा कि जब एक एनिमल दूसरे एनिमल या दूसरे किसी प्लांट को खाता है, तो प्लांट के थ्रू एनर्जी अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे चली जाती है. जैसे घास को खाया डियर ने, तो डियर के पास एनर्जी चली गई. फिर डियर को खाया टाइगर ने, तो टाइगर के पास एनर्जी चली गई. तो प्रिडेशन का पहला प्रॉफिट है कि इकोलॉजिक हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होता है. फिर हम उसका दूसरा प्रॉफिट पढ़ रहे हैं कि प्रिडेशन की वजह से प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है. अगर तुम शेर हटा दोगे ना फॉरेस्ट से, तो बावल हो जाएंगे डियर, डियर ही डियर दिखेंगे तुमको चारों तरफ. ठीक है, तो वो कंट्रोल करके रखता है. पता है कैसे करता है? देखो दे आर वेरी स्मार्ट. प्रिडेशन बहुत स्मार्टली होती है. व्हाट दे डू इज, वो सारे हिरन को नहीं खाता. आप कभी भी डिस्कवरी भी देखो, यू विल सी, जब शेर भूखा होता है वो शिकार करता है, एक एनिमल को पकड़ता है, उसको खाता है. कभी ऐसा देखा कि वो सबको पकड़ के एडवांस में रख रहा है? बिकॉज ही स्मार्ट, ही और शी स्मार्ट. दे थिंक कि अगर मैंने अपने सारे खाने को खा लिया, तो आज बेशक मेरे को बहुत खाना है, लेकिन 3-4 सालों के बाद खत्म हो जाएगा. लेकिन उसको पता है, अगर एक को मैंने पकड़ा और 100 भाग गए, तो आगे जाके वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो 1000 बनेंगे, है ना. तो वो इंश्योर करता है कि आगे जाके खाना मिले, राइट. तो प्रे की पॉपुलेशन को वो कंट्रोल करता है, उसको डिक्लाइन नहीं होने देता. क्लियर है? Yo-yo, ma'am. But for predator, prey species could achieve very high population density as cause ecosystem instability. अगर वो ना खाए ना prey को, तो ecosystem instable हो जाएगा. When certain exotic species are introduced, अब इसका ना एक एग्जांपल देते हैं. ठीक है, तो ये ना एग्जांपल वाली टर्म है, या लिख लो ऊपर एग्जांपल, तोड़ते जाओ एनसीईआरटी को ना पेंसिल से. तो ये कह रहे हैं कि अगर इसका एक एग्जांपल देके बताते हो, और एग्जांपल पे क्वेश्चन आता है, आपसे पूछेंगे प्रिकली पेयर कैक्टस किसका एग्जांपल है? प्रिडेशन, कोमेंजलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ऐसे पूछते हैं. तो ये प्रिकली पेयर आपने किसके अंदर पढ़ा है?
प्रेडेशन। तो कुछ नहीं करना है, ये डब्बा है ना, अपनी कॉपी में बना लेना और उसके साथ यहाँ लिखते जाना है क्या क्या एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पढ़ा क्विकली प्लेयर कैक्टस। ट्रस्ट में जब एंड में बनेगा ना तुम्हें बहुत मदद हो जाएगी, पेपर इसी से आना है। इन्होंने कहा क्या रोल है प्रेडेशन का, हम बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में तो quickly player दिखाती हूँ, देखो कैक्टस देखा है आप लोगों ने, कैक्टस का प्लांट, ये देखो Yo, ma'am. ऑस्ट्रेलिया का प्लांट, ऑस्ट्रेलिया में ये प्लांट इंट्रोड्यूस कर लिया प्रिकली प्लेयर कैक्टस, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस तो कर लिया, अब इसके साथ दिक्कत क्या थी, इसका जो नेचुरल प्रेडेटर था वो अवेलेबल नहीं था, ठीक है। अब नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, इसको खाने वाला कोई नहीं, तो इसकी हैवोक ग्रोथ हो गई। अब देखो हर जगह अगर ये कैक्टस फैल जाएगा तो वहां पे और जो प्लांट है और जो उसकी सॉइल और जो माइक्रोब है वो तो रह नहीं पाएंगे ना, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट तो ये ले लेगा आसपास से। तो इसने प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर दी। तब जाके इन्होंने क्या किया, क्योंकि इसका जो नेचुरल प्रेडेटर था उसको उठा के लाए, इसका नेचुरल प्रेडेटर था मॉथ। तो फाइनली जाके इसका मॉथ उठा के लाया, आप देख सकते हो ये कैक्टस खाया हुआ है, Yo, ma'am. ये कैक्टस ईटिंग मॉथ लेकर आए जिसने आके फाइनली इसको खाया और इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, राइट। तो यहाँ से पता चलता है कि बिना प्रेडेटर के पॉपुलेशन प्रे की एकदम पागल हो जाएगी। ऐसा कोई एग्जांपल हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में जहाँ पे टेरर क्रिएट कर दिया था किसी ने। वाटर हाइसिंथ। Terror. Yes, हाँ यस, ये क्लियर है। पढ़ेंगे देखो, मैंने सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज मतलब जो वहां पे बिलोंग नहीं करती, बाहर से आई है। एक्सोटिक फ्रूट सुने हैं ना आपने, ड्रैगन फ्रूट है, इंडिया को थोड़ी है, बाहर से लाए हम। एक्सोटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस इन ए ज्योग्राफिकल एरिया, किसी एरिया में एक्सोटिक स्पीशीज तुम ले आए, दे बिकम इन्वेजिव मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ, लिख लो साथ साथ लिख लिया करो वर्ड्स को। एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट, बहुत जल्दी स्प्रेड करेगी, क्यों, क्योंकि इसके पास इसके नेचुरल प्रेडेटर है नहीं। इसका एग्जांपल था प्रिकली पेयर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया इन अर्ली 1920। इसने हैवॉक क्रिएट कर दिया था, मतलब एकदम तूफान मचा दिया था कि यार क्या हो गया, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर में फैल गया था ये। अब वहां पे और कुछ तुम कर नहीं सकते, ना घर बना सकते हो ना खेती कर सकते हो, चारों तरफ तो कैक्टस है और कैक्टर तो उखाड़ने भी बड़े मुश्किल। तो फाइनली इन्वेजिव कैक्टस को कंट्रोल में लाया गया कैक्टस फीजिंग प्रेडेटर को लाके, तो मौत को लाया जिसने से खाया और फाइनली उसको कंट्रोल किया। क्लियर है। Yo, ma'am. Next point. Biological control method adopted in agriculture pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population. Biological control method की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इसको डब्बा बना लो, इसकी डेफिनेशन लिख लेना। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का होता है कि आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करो जो पेस्ट को मार वार दे, उसको कहते हैं। तो एग्रीकल्चर में जो हम लेकर आते हैं, जैसे कीड़ा बीड़ा लगे, जैसे आपने कभी वो देखा है, कभी हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए देखे हैं, तुमको क्या बोलते हो तुम हेलीकॉप्टर वाले को? ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। नहीं हाँ ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई जब आता है तो उस एरिया से मस्कीटो चले जाते हैं, सारे मस्कीटो खा जाते हैं सारे, ठीक है। Yo, ma'am. तो वो भी तो प्रेडेटर और प्रे का रिलेशनशिप है ना, तो अगर तुमको मस्कीटो मारने के ड्रैगन फ्लाई ले आते, है ना, समझ आई ना। Predator also help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species. यह है तीसरा प्रॉफिट ऑफ प्रेडेशन। वो कह रहा है कि प्रीडेटर ऑल्सो हेल्प करता है स्पीशीज डाइवर्सिटी को कम्युनिटी में मेंटेन करने में। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने शेर हटा दिया, हिरन है, हिरन घास खाता है, लेकिन हिरन के अलावा और भी तो हर्बीवोर्स घास खाते हैं। पता चला हिरन और ज़ेब्रा लड़ लड़ के कलेश डाल रहे हैं जंगल में, तूफान मचा दिया इन्होंने। तो उनके बीच में जो कंपटीशन है ना, उसको उसने रिड्यूस करके रखा है, क्योंकि हिरन जाके दूसरे से क्या लड़ेगा, वो अपनी जान बचाने में बिजी है, राइट। तो प्ले जब एक पॉपुलेशन प्ले की कंट्रोल रहती है ना, तो वो एक दूसरे से भी कलेश नहीं डालती है, तो एक डाइवर्सिटी बनी रहती है इकोसिस्टम में। ये बात समझ आई? Yo, ma'am. नहीं, अभी एक और एग्जांपल देते हैं। ये सारे एग्जांपल से PYQ आ रखे हैं, एक एक एग्जांपल से, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है इन द ग्रोकिक इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। आपको याद रखना पड़ेगा, अमेरिका की पैसिफिक कोस्ट के पास, पैसिफिक कोस्ट मतलब पानी के किनारे, आपको स्टार फिश मिलते हैं जिसका नाम है पिजेस्टर, ठीक है। इंटरटाइडल होता है कि मतलब टाइड्स होती है, लहरें जो ऊपर चढ़ती है। तो जैसे ये पहाड़ है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ से किनारा आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पहाड़ क्यों बना दिया मैंने, बावली हुई मैं, जैसे किनारा आ गया ये है, तो किनारे के पास ये पानी है, ये इंटरटाइडल रीजन हो गया ये सारा का सारा, ये वाला, ठीक है।
सो ये कह रहे हैं कि वहां पर रहती थी स्टारफिश पिजेस्टर। स्टारफिश किससे बिलोंग करती है, कौन से ग्रुप से एनिमल किंगडम में? लक्का मैम कार क्या बोल रहे हो भाई? मैम आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? एनिमल किंगडम के किस ग्रुप से बिलोंग करती है स्टारफिश? मैम इकोनियोडर्मिटा। Gynodermata. इकाइनोडर्मेटा। ये दिख रही है आपको पिजेस्टर? यो मैम। दिस इज अ पिजेस्टर। देखो, तो ये वहां रहती थी, बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है ये पिजेस्टर, वहां का कंट्रोल करता है पॉपुलेशन को। एक एक्सपेरिमेंट में, तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा उन्होंने लैब में कि सारी स्टारफिश को रिमूव कर लिया। तो एक्सपेरिमेंटली मैंने कंडीशन बनाई अपने रूम लैब में, और मैंने पिजेस्टर को हटा दिया, बाकी सारे जो ऑर्गेनिज्म थे आसपास उसको इंट्रोड्यूस करा। थोड़े टाइम के देखा गया दैट मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक साल के अंदर 10 से ज्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो अगर तुमने प्रीडेटर हटाया ना, तो और स्पीशीज आपस में लड़ झगड़ के एक्सटेंड हो जाती है। ये रूल समझ आया प्रीडेटर का? यो यो मैम। ये 2 एग्जांपल है। डाउट है? नो मैम। Extent का क्या हुआ? नो मैम। एक्सटिंक्ट मतलब गायब हो जाना, खत्म हो जाना, Okay. अब कभी नहीं मिलती। हम लोग बोलो। Now, if a predator is too efficient and overexploit का मतलब खाता चला जाए अपने प्रे को, तो प्रे तो एक्सटेंड हो जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना? अगर प्रे मर गया, खाना मर गया, तो प्रीडेटर भी तो मर जाएगा ना। Yes, ma'am. यो यो मैम। यो यो मैम। नेक्स्ट क्वालिटी है जो प्रीडेटर की, वो बहुत खाता है, जिससे क्वेश्चन आता है। प्रीडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट। नेचर में जो नेचुरली प्रीडेटर्स बने हैं वो सारे प्रूडेंट है। प्रूडेंट मतलब एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब इतने समझदार है कि कभी भी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते, ठीक है? नेवर ओवर एक्सप्लॉइट। समझ आई? यो मैम। ठीक है, तो दे आर नॉट ग्रीडी, ये भी लिख सकते हैं। एफिशिएंट मतलब नॉट ग्रीडी। तो जैसे हम होते हैं ना, आए आए मिल जाए, हमें सारा कुछ मिल जाए, किसी और का ना मिले। जानवर बहुत समझदार होता है, ऐसा नहीं करते वो। तो दे आर प्रूडेंट। क्लियर है? ये वर्ड पे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अब देखो, एक प्रीडेटर है, प्रे को खाता चला जा रहा है। प्रे बावला है, वो कोई प्रोटेक्शन नहीं करेगा अपनी, कुछ तो वो भी करेगा ना। तो देखो, प्रे और प्रीडेटर का रिलेशनशिप तो चलेगा, ये तो नेचर का रूल है। लेकिन प्रे भी अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी चीजें करता है, उसका ये यहाँ जिक्र करते हैं। पहली चीज है हमारी क्रिप्टिव कलरेशन। क्रिप्टिव कलरेशन का मतलब होता है कैमोफ्लेज। कभी वो देखा है? क्या कहते हैं उसको? प्रे मेंटिस। जब वो किसी पेड़ के ऊपर बैठता है तो उसकी कलर ले लेता है। यो यो मैम। गिरगिट। डार्विन की नहीं, इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म में मौत हम पढ़ते थे, यो बाल मैम। का कलर होता था। मैम। यो यो मैम। यो यो मैम। दैट इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब बैकग्राउंड के साथ अपने आपको ब्लेंड कर लेना। तो अब अगर मेरे को कोई खाने भी आ रहा है, उसको मैं दिखूंगी नहीं, मैं तो दीवार जैसी हूँ। समझ आया? तो ऐसे फिर बचने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, वो पॉइजनस हो जाते हैं। जैसे मैक्सिमम जो फ्रॉग होते हैं वो भाई पॉइजनस होते हैं। देखो, जंगल में जब भी कोई चमकती चीज दिखेगी ना, उसको मत छूना, वो पॉइजनस ही होगी जनरली। तो ये चमक होती इसलिए। तो ये चमक ना एक्चुअली एक मैसेज होता है प्रेडेटर्स के लिए कि देखो, कलर देख रहे हो मुझ में, कितनी ज्यादा खूबसूरत हूं मैं। अब अगर तू मेरे पास आया, पापी तू मरेगा। तो देखो, अगर प्रेडेटर आता तो प्रे को छुपना ही होता ना, तो प्रे ने कलर वलर करके मस्त घूम रहा है, तो प्रेडेटर को भी शक होता है। अब तुम भी बोलोगे प्रेडेटर को कैसे पता वो पॉइजनस है? प्रेडेटर को शक होता है कि यार इसको तो छुपना था, ये खुल के क्यों घूम रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, है ना? फिर कोई ना कोई प्रेडेटर कहेगा कोई बात नहीं, खा के देख लेते क्या कर लेगा मेरा। किसी ना किसी प्रेडेटर ने उसको खाया होगा। जब वो खाएगा, उसको होगा भाई पेट में हो गया गड़बड़। पेट में ऐसी गड़बड़ होगी, मर जाएगा। जब वो मरेगा ना, तो उसके सोसाइटी वाले देखेंगे ये पापी वहां गया था, इसने खूबसूरत वाला फ्रॉक खाया और ये देखो मर गया। उसके बाद उसके आसपास के जितने लोग हैं ना, उसकी फैमिली के नहीं छुएंगे उस वाले प्रे को। ठीक है, तो कोई ना कोई प्रेडेटर मरता है तो बाकी सारे प्रेडेटर को पता चलता है कि भाई इसको नहीं खाना, इसको जाने देते हैं, ये जो खूबसूरत दिख रहा है ये खतरनाक चीज है। तो इसको हम कहते हैं कि क्या करते हैं एनिमल्स, अपने ऊपर अपने अंदर जो पॉइजन होता है ना, उसकी वजह से स्किन को बहुत कलरफुल बना लेते हैं, ताकि प्रेडेटर को वो पहले बताते हैं कि मुझे खाइयो मत, फिर भी खा गया तो तू देख लियो। समझ आई? इसको कहते हैं। यो यो मैम। यो यो मैम। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल है, दैट इज अ मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई आपको फिर नीट में मिल जाएगी, बहुत बहुत पसंद है मोनार्क बटरफ्लाई इनको। देखी होगी तुमने यार, मिलती है हमारे आसपास।
बटरफ्लाई कहाँ गई? ब्राउन अरे देखे भैया तुमने ये वाली बटरफ्लाई देखिए, यो यो मैम देखिए मैम वो गजब बटरफ्लाई है, सुंदर है ना? अच्छी है। यो मैम पॉइजनस है, इसको खाओ पेट खराब कर लो इसको खाओ और मर जाओ। हमें ऐसा असर नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन इनके प्रेडेटर्स को असर करेगा। हैं? उसको टच करने से भी हमें इन्फेक्शन होता है। नहीं नहीं पर मत करा कर, इनके पंख टूट से जाते हैं, मत करा करो यार बटरफ्लाई को टच। हम खाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। नहीं बेटा इतना पॉइजन नहीं है इसके अंदर, पर खा के एक्सपेरिमेंट मत करियो, पता कल को उड़ गई तो ये लेक्चर वायरल हो जाएगा कि एक बायो के टीचर ने बच्चों के साथ किया गलत। मैम मैं पहले नोट लिख दूंगी ना एक, अगर उड़ गई तो फिर नोट काम आ जाएगा आपके। ये चार बटरफ्लाई खाने से एक बच्ची पहुंची हॉस्पिटल, कहा बायो वाली रिस्पॉन्सिबल साक्षी मैम रिस्पॉन्सिबल। बेड़ा गर्क तो तेरा नाम भी पूरा बता रही है तो देखो मोनार्क बटरफ्लाई क्या है, पहले तो डिस्टेस्टफुल है, खा के मजा नहीं आएगा, खाइयो मत। अपने प्रीडेटर के लिए, अब अपने को पता नहीं हमें कैसे लगेगी, तो पंछियों के लिए तो ये बढ़िया नहीं है, मजा नहीं आएगा उनको खा के, बिकॉज इसके पास एक स्पेशल केमिकल होता है बॉडी में, ठीक है, जो होता है मिल्क वीड, पॉइजनस वीड होती है, मिल्क वीड होती है, जरूरत नहीं है नाम की, मैं वैसे लिख रही हूँ। होता क्या है कि तुमको बटरफ्लाई का पता है ना, बटरफ्लाई का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, पहले कैटरपिलर स्टेज आती है, वो घूमता हुआ जाता है इसका कैटरपिलर, है ना, वो पत्ते को खाता रहता है पावलो की तरह, तो बढ़िया से पत्ते को खा लेता है, उसके बाद वो कुकून बन के बैठ जाता है, फिर उसमें से बटरफ्लाई निकलती है, इतना तो पता होगा। यो यो मैम पत्ते को वो खा रहा था ना, वो था मिल्क वीट का। मिल्क वीट क्या होती है? मिल्क वीट इज पॉइजनस, इससे हम लोग ड्रग्स बनाते हैं अपने लिए ना, मेडिसिन बनाते हैं। तो जो ये इसका लार्वा होता है ना, इसका जो कहा गया कैटरपिलर स्टेज, दैट इज द लार्वल स्टेज, जब ये इसको खाता है ना, तो ये जो लार्वा होता है ये पॉइजनस हो जाता है, तो पैदा ये पॉइजनस नहीं होती, लार्वा गलत पत्ता खाता है जिसकी वजह से पॉइजनस हो जाती है, फिर जो बटरफ्लाई होती है वो भी पॉइजनस होती है, तो इसलिए इसको बर्ड्स खाते नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेस्टफुल होती है, आते नहीं इसके पास। यो मैम ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये इग्नोर नहीं करना, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पूछेंगे। नाउ फॉर प्लांट्स हर्बीवोर आर द प्रेडेटर। अब प्लांट्स की जिंदगी में कौन है दुष्ट, कौन है पापी, कौन है प्लांट की जिंदगी में विलन, कौन है? और एनिमल हाँ, जो भी उनको खा रहा है वो पापी है। अब देखो प्लांट बेचारे भाग सकते हैं, नो मैम नो मैम। क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, क्या तो बनाने का थॉर्न, यूं ही मेरे पास आएंगे तो चुभेगा या फिर वो क्या बना सकता है, केमिकल्स बना सकता है कि हाँ मुझे खा 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 मुझे खा, एक दो प्लांट को खा लेगा जानवर, उसको लग जाएंगे लूज मोशन, उसने फिर बाकी सारे छोड़ देने की, भाई माफ करो हमें, हम नहीं खा रहे तुम्हें। खतरनाक केमिकल्स बनाते हैं प्लांट्स, पता है, ये जो हम कैफीन निकालते हैं, है ना, चाय पत्ती, अब चाय पत्ती मेरे को बताओ यो यो मैम प्लांट ने अपने अंदर कैफीन क्यों बनाया, प्लांट को नशे करने दे नो मैम उसको शाम को चाय पीनी थी, बिस्किट डुबा के उसमें अंदर से पार्ले जी गिर जाता है उसके अंदर उसने अपनी नो नो एज ए डिफेंस बनाया। देखो कुछ केमिकल तो उसकी बॉडी में एज ए बाय प्रोडक्ट है, उसको फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बने थे, लेकिन कुछ केमिकल उसने डिफेंस के लिए बनाया, कहता जो आता खा के चला जाता है, यार मैं केमिकल बनाऊंगा अपने डिफेंस के लिए, उसमें भी इंसान इतने 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 गजब है, कहते कोई बात नहीं हम चाय बना के बिक जाएंगे तुम्हारी तो प्लांट क्या कर सकता है, एक वो थॉर्न्स ले ले और दूसरा वो अपने में केमिकल बना ले, दो तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तीसरा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो नियरली 25%, ये नीट का क्वेश्चन है स्टेटमेंट, नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफेगस फीडिंग ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो टर्म थी ये जो फाइटोफेगस, ये आई थी आपको डेफिनेशन के साथ, बताओ इसका मीनिंग क्या है। तो नियरली 25% इंसेक्ट प्लांट ही खाते हैं, कीड़े जो लग जाते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, तो प्लांट का क्या खाते हैं, उसका सैप सेंटर वाला हिस्सा खाते हैं, मीठा मीठा होता है, कुछ भी खाते हैं। The problem is particularly severe for plant because unlike animals, plant नहीं भाग नहीं सकते, बचाओ बचाओ कह नहीं सकते। प्लांट ने क्या किया, इसकी वजह से उन्होंने इवॉल्व कर लिया वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस अगेंस्ट हर्बीवोर्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लांट का डिफेंस साइड में लिख लो। प्लांट का डिफेंस है एक तो मॉर्फोलॉजिकल, दैट इज भाई मैं कांटे चुपाऊंगा इसको, और दूसरा है केमिकल, दैट इज इसे जहर दे के मार दूंगी ठीक है, दो डिफेंस। क्या मतलब? हाँ मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि कोई भी चीज की एक्सटर्नल अपीयरेंस को मॉर्फोलॉजी कहते हैं, जैसे तुझे मैं दिख रही हूँ ना, मेरी एक नाक है, आंखें हैं, दिस इज माय मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस, मॉर्फोलॉजिकली उसने क्या किया, जैसे थॉर्न्स डेवलप कर लिए,
तो थॉर्न्स चुभेंगे ना तो जल्दी से उसे खाने कोई नहीं आएगा। अगर रोज पे थोड़ ना होते तो हम सब रोज के सारे तोड़ चुके होते, लेकिन रोज तोड़ने से पहले डर लगता है ना, कोई चुभते हैं, राइट। नाउ सो प्लांट, अच्छा ये रहा थॉर्न्स, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है थॉर्न्स इन द केस ऑफ अकेशिया एंड कैक्टस। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे एग्जांपल से और उस टाइम क्लिक नहीं करेगा। तो ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम अभी तक, कौन सा टॉपिक चल रहा है? Predation. टॉपिक लंबे है। प्रीडेशन आर द मोस्ट कॉमन मोर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। सबसे कॉमन मोर्फोलॉजिकल मीन्स है थॉर्न्स। मैनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक द हर्बीवोर सिक व्हेन दे ईटन बाय। प्लांट क्या करते हैं, केमिकल बना के रखते हैं, कहते हैं आने दे इसको, इसको खाने दे, मुझे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एनिमल ने उसको खाया, बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। नाउ यू मे हैव सीन द वीड। अब ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलोट्रोफस। बेटा वीड क्या होता है? वीड होता है एनी प्लांट जो उस एरिया में ग्रो हो गया, उसको ग्रो करने की जरूरत नहीं थी। जैसे तुमने देखा है कि घास कहीं पे भी लग जाती है, हर जगह घास लगने की जरूरत थोड़ी होती है, वो कहीं भी लगती है और वहां के जो प्लांट्स होते हैं, वहां के जो प्लांट्स होते हैं उसका न्यूट्रिएंट खा जाती है। इसलिए आपने कभी देखा होगा घर पे आपकी खेती होती है या फिर गार्डन बना रखा है मम्मी ने, तो वो उसके बीच में से वो फालतू ही घास निकाल के फेंक देते हैं क्योंकि वो प्लांट को ग्रो नहीं करने देता है। दैट इज वीड। तो एक वीड है जिसका नाम है कैलोट्रोफिस, ठीक है। अबेंडन फील्ड में आपको ग्रो होती दिखेगी। कैलोट्रोफिस बड़ी खतरनाक है, ये एक हाईली पॉइजनस ग्लाइकोसाइड को बनाती है अपने अंदर, दैट इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज अ केमिकल, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ केमिकल। ये क्या करता है, दैट डिक्रीजेस हार्ट एक्टिविटी, ठीक है, हार्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। कैसे? ये अफेक्ट करता है सोडियम पोटेशियम पंप को, सोडियम पोटेशियम पंप को डिस्टर्ब कर देता है ये। तुम देख रहे हो एक एनिमल आया, उसने गलती से कैलोट्रोफिस खा लिया, घास चल रही थी, उसने गलती से कैलोट्रोपिस खा लिया, उसकी बॉडी में जाके उसके हार्ट पे इफेक्ट डाल दिया इसने, ऐसा केमिकल बना है। देखो कितना खतरनाक है। तो कोई भी तुम कभी देखना कि कैलोट्रोपिस है ना, उसको खाने के लिए कोई कैटल नहीं मिलेगी तुम्हें आसपास, सबको पता है भाई ये उल्टियां लगवाएगा, ये मरवाएगा, ये दिस इज कैलोट्रोपिस। शायद आपने देखा भी होगा। इतना मासूम सा प्लांट कार्डियक ग्लाइकोसाइड बनाता ही, मतलब दिल के फंक्शनिंग को खराब कर दे किसी को, ठीक है। इसको हम इससे निकाल के हम अपने हार्ट डिजीजेस के लिए बनाते हैं। जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया है, उसकी एक्टिविटी को लोअर करने के लिए इसके केमिकल को यूज करते हैं, लेकिन ओवरडोज हो जाए तो मर भी सकता है इंसान। इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग, ठीक है। सो अ वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट आर अ कमर्शियल स्केल। जैसे हम निकाल लेते हैं निकोटीन निकाल लिया, ओपियम निकाल लिया, इसको हम बनाते हैं और अपने लिए यूज करते हैं, लेकिन प्लांट ने अपने डिफेंस के लिए बनाया था। समझ रहे हो तुम? जितने एग्जाम्पल बने हैं ना वो लिख लेना, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कंपटीशन। देखो लड़ाई का क्या है ना, जब होता है तो दोनों लोग परेशान होते हैं। जैसे नवप्रीत ने सोचा यार दीक्षा आया, दीक्षा ने तो ज्यादा पढ़ लिया होगा, मैं पढ़ लेती हूँ। पढ़ रही है नवप्रीत, लेकिन ध्यान दीक्षा पे जा रहा है, यार दीक्षा ने तो मेरे से पहले जवाब दे दिया क्लास में, यार ये ज्यादा नंबर लाएगी। इसने फालतू में परेशानी ली, इसको क्या जरूरत थी दीक्षा के बारे में सोचने की, है मेरे बारे में सोच लेती। लेकिन नहीं, कंपटीशन में इसने उसके बारे में सोचा, इसका टाइम खराब हुआ, इसका दिमाग भी खराब हुआ। पहले दिमाग कम है, वो भी खराब कर लिया। सेम चीज दीक्षा के साथ हुई। दीक्षा भी बैठ के सोच रही थी यार तनप्रीत ज्यादा नंबर अच्छे ले आएगी, मेरी सीट खा जाएगी, वो तेरी सीट थोड़ी खाएगी, वो तो अपनी सीट लेके जाएगी। इस वजह से दीक्षा भी परेशान हुई, है ना। दीक्षा ने भी अपना टाइम खराब किया और दिमाग खराब किया, तो दोनों का नुकसान हुआ। दैट इज बस कॉम्पिटिशन। इज कॉम्पिटिशन लीड टू लॉस ऑफ बोथ द पार्टीज। नो, ऐसी ऐसी गंदी इंटरेक्शन है ये, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन इज द ओनली इंटरेक्शन जिसमें दोनों का नुकसान है। तो स्पीशी ए का नुकसान है, स्पीशी बी का नुकसान है, इसे हम कहते हैं कंपटीशन। फिर ये कंपेयर कर ही क्यों रहे हैं? जनरली कंपीट इसलिए करते हैं क्योंकि रिसोर्सेज सेम है, क्योंकि उनको सेम ही पेपर के लिए प्रिपेयर करना था ना, इसलिए वो एक दूसरे से कम्पीट करने लगे। पर टेक्निकली उनको खुद से कम्पीट करना चाहिए था ना, कि मेरी पिछली परफॉर्मेंस खराब थी इसकी अच्छी है, राइट। अपनी बारे में सोचना चाहिए, दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए कहते हैं, ये देखो नेचर का भी लॉ है कि जब भी दो ऑर्गेनिज्म कम्पीट करते हैं ना, दोनों को नुकसान होता है। नेचर कहते हैं ये, नेचर से बड़ा कुछ नहीं होता, ये फैक्ट है। नेचर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। दिस इज अ प्रूफ दैट कंपटीशन इज नॉट हेल्दी। अपने बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो एक दूसरे को जानने दो, अपने फोकस करो। सो कंपटीशन इज एन इंटरेक्शन जिसमें दोनों को नुकसान। पहला क्वेश्चन तो ये, ठीक है। नाउ व्हेन डार्विन स्पोक अबाउट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जब डार्विन भैया बात कर रहे थे कि पहले लोग लड़ाई करेंगे, है ना, फिर उसके बाद जो जीत जाएगा उस लड़ाई में ये वो बहुत सारे बच्चे पैदा करेगा, यही बोला था उसने, और तो कुछ नहीं बोला। मैम
वो भाई साहब कन्विंस थे, ये लाइन देखना, ये आपको इवोल्यूशन से आएगी। ही वॉज कन्विंस that interspecific competition is a potent force for organic evolution. उसने कहा कि दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में लड़ाई कलेश करती है, एक सरवाइव कर जाती है, दूसरी नहीं सरवाइव कर पाती। ये जो सरवाइव कर गई है ये टाइम के साथ इवॉल्व होती जाएगी, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब है कि पहले मेरे को एंसेस्टर थे, अब मैं हूँ, मैं अपने एंसेस्टर में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट के बाद बनी हूँ, तो दिस इज एन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। उनका यही मानना था कि इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इतनी बात क्लियर? यो मैम। उनका कहना था कि ये तब होगा जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, है ना, तभी दो लोग आपस में लड़ाई करेंगे जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, ये भी कहना था उनका। और उनका ये भी कहना था कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हो, तो इसको लिख लेते हैं क्योंकि उन्होंने ना ज्यादा चीजें कह दी, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। डार्विन भैया ने क्या बोला, उन्होंने बोला किसमें है कंपटीशन, लिख लो, अगर जब रिसोर्सेज कैसे हो, लिमिटेड, बहुत कम है। अरे एक ही पैकेट मैगी है, 4 लोग हैं घर में, कैसे चलेगा, जी को तो मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ही होनी चाहिए, ठीक है, मतलब रिश्तेदार ही होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, एक पैकेट मैगी है ना तो तुम मेरे से भी कलेश कर लोगे कुछ नहीं है तुम्हारा अच्छा है, मैं वही बोलूँ, इसमें हंसा कैसे नहीं कोई। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कुछ और भी बोला था, कहाँ बोला था, क्या बोला था, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ही होता है ना। चलो ये भी बोला उन्होंने। आइए अब इसको पढ़ते हैं। समय के साथ हमें रियलाइज हुआ कि उसको थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, लोग एक दूसरे से रिलेटेड नहीं तब भी कलेश कर रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज इतने लिमिटेड नहीं है फिर भी कलेश चल रहा है, तो इसको हम समझते हैं। इट इज जनरली बिलीव दैट कॉम्पिटिशन अगर व्हेन, अच्छा ये हो गया, बट दिस इज नॉट ट्रू, इंटायरली ट्रू। ये जो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं इंटायरली ट्रू नहीं है। अब इन्होंने लिखा फर्स्टली, जब भी ऐसे लिखा हो ना फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, समझ जाया करो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से उठाए जा सकते हैं। यहाँ पे इसको फर्स्टली को अंडरलाइन कर लिया करो, पूरी लाइन को मत किया करो, फिर एनसीईआरटी में कुछ दिखता नहीं है। फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड आल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स। बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है आपस में, लेकिन वो फिर भी सेम रिसोर्स के लिए लड़ाई कर सकती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, कह रहे हम बताते हैं तुम्हें। इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक, ठीक है, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ। साउथ अमेरिका वही जहाँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, वहाँ की लेक भी है। इन्होंने कहा साउथ अमेरिकन लेक्स में फ्लेमिंगो आते हैं उड़ते हुए, सुना तुमने फ्लेमिंगो? यस मैम। देखो हालात कैसे थे, हालात बहुत खूबसूरत थे कि यहाँ पर रहते थे पानी, ये रहा अपना तालाब, लेक, यहाँ पर ऊपर तैरते होंगे जू प्लैंक्टन्स, एनिमल्स होते छोटू छोटू से, यहाँ की मछली इनको मस्त खा रही थी, ये अपनी सही कट रही है। राधा कृष्णा खा के आए हो तुम, है अपने नाम है इनके, खा पी लिया इन्होंने, बढ़िया कट रही है इनकी जिंदगी। लेकिन फ्लेमिंगो माइग्रेट करते हैं, अब माइग्रेट करते हैं तो कहीं खाना खाते हुए जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। तो माइग्रेट करते टाइम पे वो नीचे आते हैं, 1-2 महीने के लिए यहाँ पर वो यहाँ के जू प्लैंक्टन खा लेते हैं। अब मेरे को बताओ फ्लेमिंगो ज्यादा खाना खा पाएंगे या एक मछली? देखो फ्लेमिंगो और मछलियों का रिलेशनशिप, एक एव्स है एक स्पाइसेस है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन रिसोर्स कॉमन हो गया ना दोनों का, टेम्परेरी, परमानेंटली नहीं। दे आर नॉट लाइक दे हैव टू कम्पीट पूरी लाइफ के लिए कि एक एक्सटिंक्ट हो जाए और एक सर्वाइव कर जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन फिशेस की पॉपुलेशन तो कम होगी ना, क्योंकि फ्लेमिंगो उनसे ज्यादा जल्दी खाना खा जाएंगे, है ना, एक तो वो एक साथ खा सकते हैं, राइट, तो वो चल भी सकते हैं, मछलियां परेशान है। तो ये है, ये एग्जांपल ही देते हैं। इन शैलो वाटर मतलब जो ज्यादा गहरा नहीं है जिसमें तुम्हें डुबाया जा सकता है। विजिटिंग फ्लेमिंगो एंड रेजिडेंट फिशेज, जो वहाँ रह रही है फिशेज और जो विजिट कर रहे हैं फ्लेमिंगो, कम्पीट फॉर देयर कॉमन फूड दैट इज जू प्लैंक्टन इन द लेक। तो वो ये बात बोल रहे हैं कि अनरिलेटेड स्पीशीज भी कम्पीट कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट के साथ एग्जाम्पल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन आएगा। सेकंडली, अरे सेकंड भी आया कोई, देखो, resources need not to be limiting for competition to occur. In interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitive presence of the other species, even if resources are abundant. Therefore, competition is best defined as a process in which, अच्छा हमने तुमसे डेफिनेशन नहीं पूछी, हम अभी एग्जांपल पूछ रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है रिसोर्सेज लिमिटेड हो, ऐसा हो सकता है कि अबंडेंट प्लेट में खाना पड़ा है, लेकिन लड़ाई है तुम्हारी और तुम्हारे भाई के बीच में, जो जल्दी खाना खा जाएगा उसको ज्यादा खाना मिल जाएगा,
रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं थे, लेकिन चालाकी से किसी ने खाना ज्यादा जल्दी खा लिया, वो कौन होगा? मेरा भाई। भाई। वो सबके भाई होंगे क्योंकि फॉर सम रीजन उनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर है। मेरे को लगता है उनके पास एक्स्ट्रा पेट है साइड में, खा जाएगा जरूर, है ना? तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड नहीं थे ना, मम्मी तो बाहर से बढ़िया से खाना लेके आई थी ना। अब कलेश में वो जीत गया, उसने मेरे को एक मुक्का मारा, जब तक मैं रोई तब तक उसने खा लिया बेसिकली ऐसा भी होता है कि रिसोर्सेज सफिशिएंट थे लेकिन दूसरे की खाने की स्पीड ज्यादा थी। जैसे हाँ क्या बर्गर, भाई खाने की बात कोई नहीं करेगा। ऐसा ही होता है मैम। हाँ ऐसे ही होता है, देखो नेचर में भी यही हो रहा है, बात वही बात हो रही है, कंपटीशन है ये, ठीक है? तो कंपटीशन को बेस्ट डिफाइन कैसे करते हैं, ये देखो यहाँ से आया क्वेश्चन। Competition is best defined as a process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species. This is competition. ठीक है, दो species है, compete कर रही हो, तुम सब compete कर रहे हो नीट के लिए, ऐसा नहीं है नीट में सीटें हैं, है नहीं, तुम्हें 2 सीट्स, एक बच्चे को 1 सीट चाहिए ना, तो तुम्हारे लिए 1 सीट तो है वहां पे, है ना? बाकी मत सोचो पूरे हिंदुस्तान का क्या, तुम अपना सोचो। तो 1 सीट तो है वहां पे, एक कंपैरिजन में ज्यादा सीटें है, तो सीटें हैं वहां पे, लेकिन हम सब compete कर रहे हैं। सीट कौन ले जाएगा? वो ले जाएगा तो ज्यादा एफिशिएंट होगा। एफिशिएंट कौन होगा? जो ज्यादा मेहनत कर जाएगा। उस दिन जिसका लक भी चल जाएगा, थोड़ा लक भी होता है, लेकिन लक भी उसका काम करता है, जो मेहनत करते हैं, है ना? ऐसे लक नहीं काम करता, ठीक है? तो जिस दिन उसका काम चल जाएगा, जो मेहनत कर जाएगा वो ले जाएगा सीट, दूसरा वाला नहीं ले जाएगा। तो ये जो सीट लेके जा रहे हैं, जो तुम भी होंगे, ये सीट लेके जा रहे हैं, वो उनकी फिटनेस है। सो फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज, उसके अंदर एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं छोटा आर। छोटा आर इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज का कॉन्सेप्ट चलेंगे अभी जब तुम मेरे साथ पॉपुलेशन आगे और पढ़ोगे। तो अभी के लिए बस इसको समझ लेते हैं कि नीट की सीट वो ले जाएगा जिसके पास छोटा आर है, दैट इज ज्यादा फिटनेस है इंटरनली, मैं ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ, ऐसे समझ सकते मैम। हैं? कॉम्पिटिशन, एक स्ट्रॉन्ग के सामने दूसरे का एक्सप्रेशन कम हो गया, दैट इज कॉम्पिटिशन, ठीक है? तो तुम्हारे भाई और तुम्हारे बीच में हुआ, दैट वाज कंपटीशन, कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो वो ज्यादा खाना ले गया लेकिन तुम ज्यादा नहीं खा पाए, समझ आई? मैम। नाउ ये लेबोरेटरी में एक्सप्लेन करना ज्यादा इजी होता है, तो वही बात उन्होंने एक्सप्लेन करके बताई है। हाँ ये देखो यहाँ एग्जांपल दिया उन्होंने, एबिंगडन टोर्टोइज इन गैलापागोस। गैलापागोस आइलैंड याद है जहाँ डार्विन भी आ गए थे? मैम। तो वहां पे थे टोर्टोइज। अब टोर्टोइज कैसे चलते हैं? धीरे धीरे, है ना? खरगोश वाली रेस तो हम सबने देखी है, खरगोशों को कितना शर्मिंदा किया गया, अब वो धीरे धीरे चल रहे हैं। भाई वहां पे लोग जाते थे, क्या कहते हैं, बोट से जाते थे अपना जो भी ट्रेड करने के लिए, तो लोग अपने साथ गोट लेके जाते थे, वहां बोट छोड़ दी। अब टोटोइज खाते हैं घास, गोट खा रही है घास, बताओ कौन जल्दी खाएगा? भूखे मर गए टोटोइज। तब वहां पे लोगों ने, डार्विन की खुद की एक एनजीओ, उन्होंने फिर प्लान्स बनाए उन गोट्स को वहां हटाने के लिए। भूखे मरिए टोटो, सोचो, बताओ क्यों? बेचारा टोटो जब धीरे धीरे जाके पहला पत्ता खा रहा, उतनी रेस में गोट आई, भाग दिल्ली। ऐसा हुआ है बेचारों के साथ, वो बुरा हुआ है, ठीक है? तो दिस इज वन एग्जांपल जो आप पढ़ते हो कंपटीशन में, क्लियर? मैम। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज? कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब समझेंगे। A species whose distribution is restricted to a small geographical area, but the presence of a competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. Competitive release का क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आपको PYQ मिल जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा टाइम और है, कंपटीशन ये वाला पार्ट करते हैं, फिर उसके बाद एक बार इसको रिवाइज करते हैं, राइट? कंपटीशन और प्रेडिक्शन थोड़ा लंबा है, इसके बाद के जो टॉपिक है वो 30 मिनट्स में हो जाएंगे, तो कल ये खत्म हो जाएगा, ओके? मैम। कल वी हैव लाइक 30 मिनट एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है? तो आपकी इस वीक 30 मिनट एक्स्ट्रा क्लास चलेगी। 30 मिनट्स में हम कितने बजे आपको ज्वाइन करना है? आपको ज्वाइन करना है 8:15 पे, ठीक है? 8:15 to 8:45, ठीक है? मैम। बड़े टाइम से आ जाना, क्योंकि वहाँ क्लास चल रही होगी तो तुम्हारी मिस हो जाएगी, ठीक है? आ जाना। देखो कॉम्पिटिटिव रिलीज का क्या मतलब है, बड़ा सिंपल है, इसके बाद तुम थ्योरी पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। मान लो टेबल पे जैसे खाना आता है, तुम और तुम्हारा भाई स्टार्ट होते हैं खाना, भाई ने टूट पड़ा भाई, ठीक है? बढ़िया से टूट पड़ा, तुमको हर बार खाना कम मिलता है, चल रहा है। एक दिन टेबल पे खाना लगा था, सामने से पापा आ गए। अब पापा ने देख लिया ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने पकड़ा उसको बालों से, क्या बाहर निकल।
मेरी लड़की सुखा दी दूध में, बाहर निकल, उसको निकाल लिया बाहर। तो जब तुम्हारा कॉम्पिटिटर बाहर चला गया तो तुम कैसे, क्या खाना खाओगे सारा या नहीं खाओगे? हम खाएंगे। बढ़िया से तुम होगी बावली, टेबल के हर कॉर्नर पर जाके हर चीज खाओगे। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, कि जब सुपीरियर डोमिनेटिंग फिशेस को तुमने हटा दिया तो जो बेचारी डोमिनेटिंग नहीं थी अब वो आराम से खाना खा सकती है। तो दिस इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। अगर मैंने सारे गोट हटा दिए तो टॉर्टोइज आराम से वहां रह सकते थे। समझ आया? यो मैम। तो अब तुम अपनी चेयर पे बैठ के नहीं खाओगी या अपने सोफे पे या जमीन पे बैठ के नहीं खाओगी, अब तुम चारों तरफ घूम के खाओगी। तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि भाई तो बाहर पिट रहा है। क्लियर है? यो मैम। ठीक है, थोड़ा सा इसको वो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, नहीं तो भूल जाएगा। सबसे पहले हमने दो इंटरेक्शन करी अभी, ठीक है। एक हमने करी प्रिडेशन, दूसरी हमने करी कंपटीशन। प्रिडेशन में कैसा होता है? रेज योर हैंड। तान्या, प्रिडेशन में कैसे होता है? एक को फायदा या नहीं, कैसा होता है रिलेशन दो के बीच में? तुम क्या बोल रही प्रिडेशन में दो के बीच में कैसा रिलेशन होता है? हो मैम? मतलब म्यूचुअल रिलेशन होता है, क्योंकि वो एक दूसरे म्यूचुअल पर रिलेशनशिप नहीं होते होता, हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं होता यार, म्यूचुअल मतलब अलग एक है। डिपेंडेंट होते हैं। प्रिडेशन में एक स्पीशी को फायदा या नुकसान, स्पीशी ए को? मैम जो प्रे होता है ना वो नुकसान होता है, प्रीडेशन जो प्रीडेटर होता है उसको फायदा होता है। हाँ गुड, प्रीडेटर को फायदा होता है, प्रे को नुकसान। तो पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप है, राइट। इसमें सबसे पहला एग्जांपल कौन सा पड़ा है बेटा? सबसे पहला एग्जांपल कौन सा पड़ा है प्रिडेशन में? यही बताना है, यही क्वेश्चन आएगा, देख के बता। किसको? प्रीति, और दूसरा था एक सेकंड, एक ही पूछा मैंने, एक ही पूछा, प्रिकली पेयर कैक्टस, ठीक है गुड। रुशिल, दूसरा एग्जांपल। मैम आपकी आवाज नहीं आई, किसका एग्जांपल पूछा आपने? प्रिडेशन का दूसरा एग्जांपल बता। मैम लाइन और डियर भी इसका एग्जांपल, प्रिकली कैक्टस वाला भी, और मैम क्रो जब नहीं 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 नहीं, मैंने प्रिडेशन में नहीं पढ़ाया, दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म, दैट्स नॉट प्रिडेशन, दैट पैरासिटिज्म। मुक्का खाओगे मुझसे बेटा? जो मैंने पढ़ा है, मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ने बाद में जाओ, पहले वो तो देख लो जो पढ़ा है। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी देख के बता प्रिया बेटा इस पेज पे कहाँ है सेकंड एग्जांपल? मैम स्टारफिश वाला। हाँ, डिजास्टर स्टारफिश वाला, राइट। ओके बेटा, जितनी एनसीईआरटी है ना पहले उसको अच्छे से कर लो, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। रुशित कंफ्यूज होगी ना, वो पैरासिटिज्म में कंफ्यूज हो जाएगी। ओके यस मैम।